हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो साइंस स्टडी। माई सेल्फ कौशल। आज हम कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोजन यानी संक्षारण। जब कोई धातु हम मार्केट से नया परचेज करके लेके आते हैं तो आप देखते हो कि उनमें चमक होती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हो कि उसकी सतह पर कोई दूसरे रंग की एक लेयर यानी परत चढ़ गई होती है। ऐसा होता क्यों है? तो जो धातुएं होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव होने के कारण वे वातावरण में उपस्थित नमी या फिर किसी अम्ल से प्रभावित होती हैं। जब वो उनसे प्रभावित होती हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट अपनी सतह पर बना लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम आयरन का। आयरन के केस में क्या होता है कि जब आयरन शुद्ध अवस्था में होता है तो वो काफी रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने के कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और वो बना लेता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4। अब ये क्या होता है कि जब ये फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये काफी स्टेबल होता है। लोहे की सतह पर आप इसको जंग के रूप में देख सकते हैं और ये लाल भूरे रंग का होता है। इसी तरह से अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर यानी चांदी की बात करें, तो चांदी जो होती है वो वातावरण में मॉइस्चर और एसिड से रिएक्शन करके आपको काले रंग की का एक उत्पाद देता है, और जो कॉपर होते हैं वो प्रभावित होकर के आप देखेंगे कि वो आपको हरे रंग की का प्रोडक्ट देता है। अब होता क्या है कि इस प्रकार से धातुएं संचरित हो रही हैं। अब संचरित होने से देखा जाए तो नुकसान होता है। हमारी जो धातुएं हैं जो शुद्ध मात्रा में जितनी थी, संचरण के फलस्वरूप वो घट जाती हैं या कम हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अपनी धातुएं जो हैं इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अब इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप जो धातु की वस्तुएं हैं उनकी सतह पर आप ग्रीस की लेपिंग कर दें, यानी लेपन लगा दें, ग्रीस का लेपन कर दें, या फिर आप ऑयलिंग कर दें उसकी सतह पर। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप उस सतह पर, धातु की सतह को आप पेंट कर दें। लेकिन क्या होता है कि छोटी वस्तुओं को हम इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े सामान धातुओं के बनाते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, या फिर आप कह दीजिए कोई बैटल शिप हो गया हमारा, या फाइटर जेट हो गए, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ और अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल करना होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो धातुएं हमारी होती हैं उनसे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका हम लेपन लगा देते हैं ऊपर, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होंगी तो वो वातावरण के संपर्क में आने पर रिएक्शन नहीं करेंगी या स्लो करेंगी। तो इस प्रक्रिया में हम जैसे एल्युमिनियम का लेपन कर देते हैं, या फिर हम टिन वगैरह का लेपन कर देते हैं। टिन का जब लेपन हम करते हैं तो उसको हम टाइनिंग कहते हैं। अब क्या होता है कि इसके अलावा भी एक तरीका हमारे पास और होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं उनकी पतली परत, जो हमारे पास वस्तु है उसके चारों तरफ हम उसकी पतली परत चिपका देते हैं। अब चिपकाने के लिए क्या होता है, आसान काम नहीं होता चिपकाना, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक हीट गन की। तो हम क्या करते हैं, जिस वस्तु को हमको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना होता है उसके चारों तरफ प्लास्टिक पॉलीमर लगाते हैं और हीट गन से उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो वो प्लास्टिक पॉलीमर आसानी से उसके चारों तरफ टाइटली चिपक जाती है। तो ये तो बात हुई कोरोजन के बारे में। अब हम बात करने चल रहे हैं रैंसिडिटी के बारे में। रैंसिडिटी क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। आपका शायद पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फिर आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। जब भी किसी तेल या वसा को आप कुछ समय के लिए, यानी कुछ लंबे समय के लिए आप वातावरण में रख देते हो जहां पर उसको लाइट, एयर या फिर मॉइस्चर मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस तेल या वसा में उपचयन अभिक्रिया होने लगती है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। और स्वाद और गंध जब किसी तेल या वसा लिपिड पदार्थों का बदल जाता है तो वो खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। अब जो ऐसा होने के दो कारण हो सकते हैं, दो तरीके से विकृत गंधिता होती है। एक तो होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोलिसिस जो होता है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी, और जो ऑक्सीडेशन है उसको आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन रैंसिडिटी कहते हो। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो लिपिड होते हैं मोस्टली वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं पीजी यानी ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, H2O यानी बाहर निकल रहा है, यानी जल बाहर, यानी जल अपघटन अभिक्रिया हो रही है, तो इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, ग्लिसरॉल जिनसे मिलकर बना है वो उनमें टूट जाता है। और ये ग्लिसरॉल नहीं, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बने होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में टूट जाते हैं। फैटी एसिड को हिंदी में हम वसा कहते हैं। अब क्या होता है, फैटी एसिड नॉर्मली जो ट्राइग्लिसराइड से टूट रहा है तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटायरिक एसिड का, ब्यूटायरिक एसिड। तो क्लस ट्राइग्लिसराइड यानी कोई भी तेल या वसा या लिपिड आप कह दीजिए, जब भी उसका हाइड्रोलिसिस होगा यानी हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी हो रही है, तब वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाते हैं। जब ये इसमें टूटते हैं तो इसके फलस्वरूप जो हमारा लिपिड था उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसकी जो स्मेल थी पंजेंट अनप्लीजेंट स्मेल हो जाता है। तो अब हमारा जो सेकेंड टाइप का रैंसिडिटी होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रैंसिडिटी। फर्स्ट हमारा था हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। इसमें भी हम बात कर रहे हैं लिपिड की ही। तो अब क्या होगा कि जैसे कोई लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड ही ले लेते हैं, अब इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की उपस्थिति में ये टूट जाते हैं और बनाते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, साथ में ये कीटोन बनाते हैं। और इसका भी रिजल्ट सेम होता है जैसे कि आप हाइड्रोलिटिक में देख रहे थे कि लिपिड का ओवरऑल क्या हुआ था, टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो गए थे। वैसे यहाँ पर भी होगा, जब ट्राइग्लिसराइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तब ये एल्डिहाइड और कीटोन में टूट जाते हैं, और जब ये एल्डिहाइड और कीटोन में टूट जाते हैं तो इस प्रकार से भी तेल या वसाओं के जो स्वाद होते हैं और जो उनमें गंध होती है दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन ये ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता क्यों है? आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर इसको फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में मुक्त मूलक कहते हैं। अब ये मुक्त मूलक जो होते हैं इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है या तो ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी इनके ऊपर ऋण चार्ज होता है। अब जब कोई भी ऋणावेशित एलिमेंट या आप कह दीजिए मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड के पास जाएगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन देगा, और रिएक्शन के फलस्वरूप रिजल्ट ये होता है कि उस ट्राइग्लिसराइड यानी लिपिड का स्वाद और गंध बदल जाता है, अब वो खाने योग्य नहीं रह जाते। अब तरीका क्या होता है, यानी सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हम रैंसिडिटी से अपने फूड प्रोडक्ट को कैसे बचाएं। अब फूड प्रोडक्ट को रैंसिडिटी से बचाने का तरीका यह है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है उसको रोकने वाले फैक्टर आप मिला दीजिए। अब जो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं यानी नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हम देखें जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये दोनों नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो और विटामिन ई को आप टोकोफेरॉल कहते हो। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक के अंतर्गत हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे BHA का। BHA का मतलब क्या होता है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो BHT ले सकते हैं, ये भी एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलुइन। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।